Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. The topic of our today's lecture is antigen processing and presentation. And in this lecture, we will discuss different pathways of antigen processing and presentation. तो जिस तरह एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन का जिक्र पिछले लेक्चर्स में आता रहा है व्हेन वी डिस्कस द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम और सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम में जब हमने डिफरेंट सेल्स किए तो वहाँ पर एक प्रोसेस सामने आया विच इज़ कॉल्ड वहाँ पर एक सेल्स हमने डिस्कस किए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो विच मैक्रोफेजेस में हमने उसका जिक्र किया, डेंड्रिटिक सेल्स में उसका जिक्र किया और उसके अलावा हमने बी सेल्स में किया कि ये 3 टाइप्स हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये तो खैर MHC2 पाथवे है। तो ये एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन में 2 पाथवेज हैं कि एक तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करते हैं विच इज़ MHC2 पाथवे और एक जो होता है आपके नॉर्मल सेल्स करते हैं जिनके ऊपर MHC1 मौजूद होता है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे आज। तो एंटीजन प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन है क्या, थोड़ा बहुत हमने हल्का सा डिस्कस किया था कि ये वो प्रोसेस है जिसमें पेप्टाइड एंटीजन जो प्रोटीन आपके एंटीजन होते हैं तो उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एट द एपिटोप लेवल और उसके बाद उनको प्रेजेंट किया जाता है ऑन द सरफेस विद द हेल्प ऑफ MHC। सो दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एंटीजन प्रोसेसिंग कि एंटीजन को पहले प्रोसेस किया एंड याद रखें कि दिस इज़ फॉर द प्रोटीन एंटीजन। तो उसमें हमारे पास 2 पाथवेज होते हैं। उसमें अगर देखें तो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। अगर एंटीजन को हम देखें या पैथोजन को देखें तो वो 2 फॉर्म में हो सकते हैं और याद रखेंगे दे आर प्रोटीन्स। तो नंबर 1 एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स। एक्स्ट्रा सेलुलर वो प्रोटीन्स हैं जो कि आपके सेल्स के बाहर होती हैं। आपके जो सेल्स हैं और टिश्यूज़ के अंदर जितने भी सेल्स हैं सो दे आर प्रेजेंट आउटसाइड और उनको एनगल्फ किया जाता है। सो दे आर इंटरनलाइज्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इनटू वेसिकल्स, एंडोसिटिक वेसिकल्स होते हैं एंड आर प्रोसेस्ड एंड डिस्प्लेड बाय क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। ये बात याद रखें। और MHC मॉलिक्यूल्स आई थिंक आपको मैंने असाइनमेंट भी दी हुई है तो उसमें आप डिटेल में देखें क्लास 1 क्लास 2 क्या होते हैं और क्लास 3 का मैंने कहा था कि उन प्रोटीन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है तो वो आपने MHC इस लेक्चर के बाद लाजमी देख लें कि व्हाट आर MHC1 व्हाट आर MHC2। तो पहली बात एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन इंटरनलाइज्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की हम जब बात करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर डेंड्रिटिक सेल्स, देन देयर आर मैक्रोफेजेस एंड देन बी सेल्स। तो ये इनको इंटरनलाइज करते हैं कि एज वी नो कि दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं और ये इसको इंटरनलाइज करते हैं। इंटरनलाइज करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं डिफरेंट, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन दे आर डिस्प्लेड ऑन MHC2। पहली बात ये रखते हैं। दूसरी बात प्रोटीन्स इन द साइटोसोल। वो प्रोटीन जो आपकी साइटोसोल में है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन आएंगी। साइटोसोल में इंट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं लाइक वायरसेस विच आर रेप्लिकेटिंग इन द साइटोसोल। साइटोसोल में और डिफरेंट टाइप की आपकी बॉडी की अपनी प्रोटीन जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी कर दी है वो भी होती हैं। और ये प्रोटीन जो होती हैं ये ऑल न्यूक्लिएटेड सेल आपकी जितनी भी मतलब है कि फिर सेल्फ प्रोटीन जो अपनी लाइफ पूरी करती हैं तो ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल में ये मौजूद होती हैं जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं। इसके अलावा जो वायरसेस हैं दे कैन इन्फेक्ट एनी न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ योर बॉडी, कोई भी टिश्यू का सेल वो उसको कर सकते हैं। तो इन प्रोटीन को नॉर्मली न्यूक्लिएटेड सेल डिफरेंट तरीक़ों से प्रोसेस करते हैं एंड देन दे आर डिस्प्लेड बाय क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल। क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल को उसके ऊपर वो करते हैं। सो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्लास 2 नंबर 1, इंट्रासेलुलर या साइटोसोलिक प्रोटीन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड क्लास 1। ये 3 बातें आपने हर एक में याद रखनी है। तो अगर हम पैथोजेंस के हिसाब से देखें तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। तरह हमने डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी है। सो इनको डिफरेंट तरीक़ों से डील किया जाता है। इनके 2 डिफरेंट पाथवेज होते हैं। एक को क्लास 1 MHC पाथवे कहा जाता है, दूसरे को क्लास 2 MHC पाथवे कहा जाता है। तो ये जो 2 पाथवेज हैं इसमें डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इन पाथवेज को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर प्रोटीन जो आपके एनवायरनमेंट में हो सकती हैं इनको उसमें उसके थ्रू हम इन 2 पाथवेज के थ्रू कर सकते हैं। तो एंटीजन प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन का
एक और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि आपके इम्यून सिस्टम को गाइड करते हैं कि किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर रहा है। ज़ाहिर है इम्यून रिस्पॉन्स जो है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट इट इज़ डिफरेंट और इंटर सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट डिफरेंट। जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है उसको एक्स्ट्रा सेलुलरली किल करना है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज एंड मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, वो जाके उनको करेंगे। जो इंटर सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको आपके जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं इंटरनली, जो हाईजैक्ट सेल है, वायरस ने एक सेल को हाईजैक किया है तो वो क्या करेंगे उस सेल को किल करेंगे। तो ये इट इज़ वेरी डिफरेंट, बोथ रिस्पॉन्सेज आर वेरी डिफरेंट कि एक में आप पैथोजन को एक्स्ट्रा सेलुलर को मारते हैं और दूसरे में आप पैथोजन को टारगेट नहीं कर रहे, यू आर टारगेटिंग द हाईजैक्ट सेल को आप किल करेंगे तो दैट पैथोजन वुड बी ऑटोमेटिकली किल्ड, वो आगे जाके रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा। तो ये जो दो बात कि किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करना है, ये आपके टी सेल्स को या आपके इम्यून सिस्टम को एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के थ्रू गाइड किया जाता है। और किस तरह गाइड किया जाता है इसमें बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन जो है ये इस तरीके से करते हैं कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है इट विल ऑलवेज कम, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि MHC2 के ऊपर आएगा, MHC2 के ऊपर आएगा तो MHC2 ऑलवेज इंटरेक्ट्स विद CD4 हेल्पर टी सेल्स, CD4 हेल्पर टी सेल के साथ वो करते हैं। जो इंट्रा सेलुलर एंटीजन है वो हमेशा MHC1 के ऊपर आएगा। क्यों आता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर MHC2 के ऊपर क्यों आता है और इंट्रा सेलुलर MHC1 के ऊपर क्यों आता है। तो इंट्रा सेलुलर MHC1 के ऊपर आएगा, MHC1 हमेशा CD8 के साथ इंटरेक्ट करता है और जब CD8 के साथ इंटरेक्ट करता है तो CD8 क्या करेगा कि उस सेल को किल कर लेगा, जो हाईजैक सेल है उसको किल कर लेगा। So this is how antigen processing and presentation is helping your immune system to mount a specific immune response। कि जब टी हेल्पर सेल्स उसके साइटोटॉक्सिक टी सेल को मैसेज कन्वे हो गया उसके बाद वो अपने हिसाब से आपका इम्यून सिस्टम माउंट करेंगे और आपके इम्यून सिस्टम को बताएंगे किस पैथोजन के साथ किस तरह डील करना है। तो डिफरेंट पाथवेज का हम जिक्र कर रहे थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं MHC2 पाथवे। क्लास 2 MHC पाथवे इसको कहा जाता है एंड इट इज़ यूज फॉर द प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वेसिकुलर प्रोटीन। वेसिकुलर प्रोटीन उसको कहा जाता है कि जो वेसिकल्स के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होती हैं, बाहर से आती हैं। ये नहीं है कि आपकी बॉडी साइटोसोल में होती हैं। आप जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं ये इंटरनलाइज करती हैं, इसको इनगल्फ करती हैं खुद। तो मतलब ये है कि जो प्रोटीन्स हैं तो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको चेस करके और इंटरलाइज कर रहे हैं और डिफरेंट वेसिकल्स के थ्रू, दैट्स व्हाई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स भी हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी इसको कह सकते हैं। सो एक्स्ट्रा सेलुलर की जब हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको रिकॉग्नाइज किस तरह करेंगे। रिकॉग्नाइज वो डिफरेंट तरीकों से करते हैं। रिकॉग्निशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। रिकॉग्नाइज करेंगे, बाइंड होंगे, उसके बाद जाके वो आपके इम्यून सिस्टम को वो उसके बाद जाके आगे प्रोसेस चलाएंगे। ज़ाहिर इंटरलाइज करेंगे तो फिर MHC2 पाथवे और ये अपना काम करेगा। तो रिकॉग्निशन की हम बात करें, इंटरलाइज की बात करें तो डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है। नंबर 1 ये है कि माइक्रोब्स में बाइंड टू द सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिसको TLRs कहा जाता है एंड दीज आर स्पेसिफिक फॉर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जिनको PAMs कहा जाता है। PAM स्टैंड फॉर पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। सो आपके जो अपने सेल हैं बॉडी के, जो आपके इम्यून एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हैं दे हैव TLRs, टोल लाइक रिसेप्टर्स, और टोल लाइक रिसेप्टर्स जो हैं दे रिकॉग्नाइज PAMs, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स ऑन द माइक्रो। अब ये PAMs क्या होते हैं? दीज आर specific sequences which are conserved among different microorganisms. So we have different microorganism, तो ऐसे sequences हैं कि जो आपके इकोलाई के ऊपर भी होंगे। वो ऐसे सीक्वेंसेस हैं which can be present in the Pseudomonas aeruginosa। ग्राम नेगेटिव में वो कॉमन है, कुछ ग्राम पॉजिटिव में कॉमन है। दे वुड बी द पार्ट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दे वुड बी द पार्ट ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे लाइपोपॉलीसैकेराइड है, इट इज प्रेजेंट ऑन ऑल द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसी तरह वी हैव टिक्विक एसिड, इट इज प्रेजेंट ऑन ऑल द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो डिफरेंट सीक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंजर्व होते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है वो एक ही होगा। ये नहीं है कि ग्राम इकोलाई का डिफरेंट होगा और सीडोमोनास एरिजिनोसा का डिफरेंट होगा, तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम।
तो इनको हम पैम्प्स कहते हैं, ठीक है। और हर एक पैम्प, अब ये लाइपोग्लाइकेन इज ए सेपरेट पैम्प, लाइपोपॉलीसेकेराइड इज ए सेपरेट पैम्प, फ्लैजेलेंट प्रोटीन इज ए सेपरेट पैम्प। तो हर एक पैम्प का अपना अपना TLR होता है, TLR1, TLR, ये टोल लाइक रिसेप्टर्स की एक फैमिली है। तो अब अगर हम इसको उसमें शो करें कि लेट्स से दिस इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर वी हैव डिफरेंट टोल लाइक रिसेप्टर्स। नंबर 1 जो है, इसको मैं कह देता हूँ TLR, सॉरी इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, सॉरी। ये आप इसको देख लें, तो दिस इज TLR2, this is TLR4 and this is TLR5. Sorry. इस तरह बहुत सारे TLRs होते हैं। तो यही जो TLRs होते हैं, ये क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिफरेंट सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। और डिफरेंट सीक्वेंसेस को किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे? लेट्स से दिस इज ए बैक्टीरिया, ठीक है, दिस इज ए बैक्टीरिया। तो इसकी सरफेस के ऊपर इफ वी हैव लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपोग्लाइकेन, तो लाइपोग्लाइकेन को TLR2 रिकॉग्नाइज करेगा। हमेशा TLR2 जो होगा, किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर लाइपोग्लाइकेन नजर आएगा तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसी तरह अगर इसकी सरफेस के ऊपर वी हैव लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, ये लाइपोपॉलीसेकेराइड है, दे विल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड बाय TL4। सो दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो इसी तरह TLR5 जो है, लेट्स से बैक्टीरिया है, और ये जो बैक्टीरिया है इट हैज़ फ्लैजेला, जिस तरह बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला। और ये जो फ्लैजेला होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन। तो फ्लैजेलिन के उसके साथ होते हैं, तो फ्लैजेलिन प्रोटीन विल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड बाय TLR5। तो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए। इसी तरह हर एक TLR का अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। तो ठीक है, आई होप इसका आपको समझ आ गई है, TLRs का समझ आ गया। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, और वो जो चीज़ है दैट इज़, ये मुझे दोबारा ड्रा करनी पड़ेगी। उसमें ये है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, ये FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके भी रिसेप्टर होते हैं, FC रिसेप्टर होते हैं इनके ऊपर। एंड दे आल्सो हैव द रिसेप्टर्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि CR1, CR3 ये प्रोटीन जो होते हैं, दे आर रिकॉग्नाइजिंग C3b एंड C5b डिपॉजिटेड ऑन द बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर देखें, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ कि दिस इज ए बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के ऊपर कोई एंटीबॉडी बाउंड नहीं है, या इसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट डिपॉजिटेड नहीं है, तो वो लाइपोग्लाइकेन, लाइपोपॉलीसेकेराइड ये तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो TLRs अपना काम करेंगे। तो द एडेड एडवांटेज वुड बी दैट दिस बैक्टीरिया इज ऑप्सोनाइज्ड बाय C3b एंड C5b, और इट इज़ ऑप्शनाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपके जो सेल्स हैं, मैक्रो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हैं आपके, लेट्स से दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इनके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। और इनके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? दे हैव CR1, दे हैव CR3, ठीक है, CR1, CR3 हो गए, एंड दे आल्सो हैव द FC रिसेप्टर्स, FC रिसेप्टर्स। तो अब FC रिसेप्टर जो होंगे, ये क्या करेंगे कि लेट से इसके साथ एक एंटीबॉडी बाउंड हो गई है, ये पैथोजन है, इसके खिलाफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, और एंटीबॉडी जो होगी वो इसके साथ बाइंड हो गई। अब थोड़ा मैंने स्पेस नहीं छोड़ी यहाँ पे, सो दिस इज द एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये क्या करेगी कि FC पोर्शन के साथ, आई एम सॉरी ये जरा मुझे सीड ड्रा नहीं हुआ आज, तो ये इसके ऊपर बाइंड करेगी और उसको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। जो इसका FC रिसेप्टर है, इट विल बाइंड टू द एंटीबॉडी, ठीक है। इसी तरह जो CR1 और CR3 मैंने ड्रा किए हुए हैं, सो दे विल रिकॉग्नाइज C3b एंड C5b।
So you can say that here it is C3b. अगर C3b डिपोजिशन इसके ऊपर हुई है और C5b डिपोजिशन हुई है, so they will be recognized by complement. So अगर इसके ऊपर आपके पास C3b भी बाउंड हो गया है और आपके पास एंटीबॉडी भी बाउंड हो गई है, इसका मतलब है कि इस पैथोजन के रिकॉग्निशन के चांसेस अब ज़्यादा हो गए हैं। अब ये इजीली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ TLRs इंगेज हो रहे थे और जो PEMS को कर रहे थे नेचुरली उसकी जो रिकॉग्निशन के चांसेस थोड़े कम थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी आपके पास एडिशनल रिकॉग्निशन ऑप्शन आ गई हैं। तो अगर C3b, C5b और एंटीबॉडी मौजूद हैं, देन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के FC रिसेप्टर्स भी इंगेज हो गए हैं और इसके कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स भी इंगेज हो गए हैं। इसके अलावा देयर आर सम अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये तो मैंने रिसेप्टर्स की बात की और उसके लिए लाइगेंड्स और रिसेप्टर्स उसकी मैंने बात की, लेकिन अक्सर औकात फेगोसाइटोसिस उसके बगैर भी हो सकती है, रिसेप्टर्स के बगैर भी हो सकती है। और एक और प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में ये है कि सॉल्युबल प्रोटीन्स आर सम टाइम इनगल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिसेप्टर्स, TLR, FC रिसेप्टर कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो आई होप रिकग्निशन की आपको समझ आ गई कि MHC2 पाथवे हम डिस्कस कर रहे हैं और MHC2 पाथवे स्टार्ट किस टाइम होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन को एनगल्फ करके फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ रिकग्निशन, और रिकग्निशन डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है। अभी हम आगे जाते हैं, इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा आपको ईजिली समझ आएगी। सबसे पहले जो है दिस इज़ जो ऑरेंज कलर में शो कर रहा है दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या कर रहा है कि किसी भी प्रोटीन एंटीजन को या एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन को इनगल्फ कर रहा है आफ्टर द रिकग्निशन की उसके बाद ये इसको इनगल्फ कर रहा है। और इनगल्फ किस तरह कर रहा है कि रिकग्नाइज हुआ, रिकग्निशन के बाद इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ बेंड होना शुरू हो जाती है और बेंड होते होते इसके ये जो एंड्स हैं ये मीट हो जाते हैं एंड दिस पोर्शन जो मेम्ब्रेन का पोर्शन है दैट इज सेपरेटेड और एक एंडोसाइटिक वेसिकल बन जाता है जिसको हम एंडोसोम कहते हैं एंड फेगोसोम भी कहते हैं। अब फेगोसोम जो है इसके अंदर क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है या एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है दैट वाज एंट्रैप्ड। तो ये अगर एंट्रैप हो गया है तो अब क्या होगा कि ये जो एंट्रैप किस चीज़ में है, ये सेल मेम्ब्रेन का ही पोर्शन है, सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन विच हैज़ बीन डिटैच्ड, ठीक है। सो दिस इज एंट्रैप्ड। तो फेगोसोम के अंदर अब क्या है कि यहाँ पर एक और ऑर्गेनेल होता है। अब ये फेगोसोम है, ठीक है, यहाँ पर था, लेकिन अब यहाँ पर लाइसोसोम के साथ ये फ्यूज हो गया है। यहाँ पर जो लाइसोसोम है उसके अंदर डिफरेंट लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। अब लाइसोसोमल एंजाइम जो हैं इसके तो मतलब जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम और जो आपका एंडोसोम है उसके अंदर बैक्टीरिया है। तो फेगोसोम और लाइसोसोम जो होंगे दे विल बी फ्यूज्ड, ये आपस में फ्यूज होंगे। तो फेगोसोम के अंदर बैक्टीरिया था, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है, तो फ्यूजन के बाद दैट बैक्टीरिया इज नाउ एक्सपोज्ड टू द प्रोटियोलिटिक एक्शन ऑफ दोज एंजाइम्स। अभी वो एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे और ये एसिडिक पीएच होता है और उसको किल करेंगे बैक्टीरिया को और उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जो इसके एंजाइम्स की हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं दे आर कैथेप्सिन्स इसके अंदर होते हैं और ये फिर उसके बाद जो उसको डिग्रेड करते रहते हैं और उसके बाद अगला स्टेप ये भी MHC1 के ऊपर पार्शियली डिग्रेडेड जो होते हैं उनको भी फिर जाके क्या करते हैं, ट्रिम करते रहते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं। तो होगा क्या कि जब इनगल्फ किया तो फेगोसोम बना, फेगोसोम के अंदर बैक्टीरिया है। ऑन द अदर हैंड वी हैड लाइसोसोम, ये इनको डिफरेंट करके शो करना चाहिए था, ज़्यादा आपको आसानी से समझ आती। तो आई विल मेरा ख्याल और भी मैं आपके साथ डायग्राम शेयर करूँगी जिसमें डिफरेंट होंगे। तो इसमें देखें एक स्टेप मिस किए हुए हैं, फेगोसोम लाइसोसोम को सेपरेट शो करते हैं फिर उसके बाद इनको फ्यूज़ करते हैं, तो ये इन्होंने एकदम आके फ्यूज़ कर दिया। तो फेगोसोम एंड लाइसोसोम फ्यूज और उसका क्या हुआ कि बैक्टीरिया वाज एक्सपोज्ड टू द प्रोटियोलिटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम। अच्छा, अब जब ये फ्यूज हो गए तो बैक्टीरिया स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इसको यहाँ तक स्टॉप कर दें कि लाइसोसोम फेगोसोम फ्यूज हो गए और जो बैक्टीरिया है वो आपका
स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, वापस आएंगे इसकी तरफ। अभी हम नीचे जाते हैं। नीचे दिस इज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू नो, इट्स द ऑर्गेनेल इन योर बॉडी जहाँ पर आपकी सारी प्रोटीन्स मैच्योर होती हैं। राइबोसोम्स में उनकी वो होती है राइबोसोम्स के थ्रू, और फाइनल मैच्योरेशन जो होती है दैट टेक प्लेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितनी भी आपकी बॉडी की प्रोटीन्स हैं दे आर मैच्योर्ड। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितनी भी प्रोटीन मैच्योर होती हैं उसके साथ साथ MHC2, दिस इज आल्सो ए प्रोटीन। MHC2 क्या है, ये आपकी असाइनमेंट भी है, इसको चेक करें आप। MHC2 साथ साथ मैच्योर होता रहता है इसके अंदर। तो जैसे ही MHC2 मैच्योर होता है, इसकी अल्फा एंड बीटा चेन्स आपस में मिलती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही। अब इस बात को ज़रा गौर से देखें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही MHC2 मैच्योर होता है, इसके अंदर एक इनवेरिएंट पेप्टाइड चेन पे प्लेस की जाती है, जिसको हम क्लिप भी कहते हैं, क्लास 2 इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड ये भी कहा जाता है इसको, और इसको CD74 भी कहा जाता है। तो जैसे ही MHC2 यहाँ पर मैच्योर होता है, अब देखें राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स इसको कर रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रही है, अल्फा बीटा चेन बन रही है, और जैसे ही अल्फा बीटा चेन असेंबल होती हैं तो MHC2 कंप्लीट हो गया। MHC2 में उसी टाइम क्लास 2 इनवेरिएंट पेप्टाइड चेन प्लेस कर दी गई। अब क्लास 2 इनवेरिएंट पेप्टाइड चेन जो है, इसका क्या काम है, ये क्या करेगी कि इसका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव, ये वो ग्रूव है जिसके अंदर पेप्टाइड बाइंड होंगे, तो उसको ऑक्युपाई कर देती है। ठीक है, तो जैसे ही MHC2 मैच्योर हुआ, क्लास 2 के ऑक्युपाई हो गई। नाउ दिस क्लास 2 MHC2 पेप्टाइड विल स्टार्ट इट्स मतलब जर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगी, और गोल्जी ऑपरेटस के थ्रू और देन थ्रू एक्सोसेटिक वेसिकल इससे रिलीज होगा। तो ये एक्सोसेटिक वेसिकल जो होगा, इसके अंदर क्या होगा कि MHC2 मौजूद है, विच इज ऑक्युपाइड, इसका जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव है दैट इज ऑक्युपाइड बाय क्लिप। तो स्लोली एंड स्लोली इट विल स्टार्ट जर्नी, और इसका सामना हो सकता है किसी फेगोलाइसोसोम के साथ। जो फेगोलाइसोसोम है उसमें क्या है कि बैक्टीरिया था, उसके ऊपर एंजाइम्स ने एक्ट किया और वो काम वहाँ पे चल रहा था। तो अब जाके ये एक्सोसेटिक वेसिकल जो है, ये जाके बाइंड करके उसके साथ फ्यूज़ करेगा। तो जैसे ही उसके साथ फ्यूज़ करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये MHC2 जो है इट विल बी डिलीवर्ड टू द फेगोलाइसोसोम। ये MHC2 है आपके पास, इट इज़ डिलीवर्ड टू फेगोलाइसोसोम। और फेगोलाइसोसोम में क्या हो रहा था, द बैक्टीरिया वाज ट्रिम्ड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पेप्टाइड्स उसके बन गए थे ऑलमोस्ट। ठीक है, स्मॉलर पेप्टाइड्स तो बन गए थे, लेकिन MHC2 अभी उनके साथ कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इसका जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव है दैट इज ऑक्युपाइड, और ऑक्युपाइड किस चीज़ से है, क्लिप से। अब फेगोलाइसोसोम के अंदर एक और MHC2 लाइक प्रोटीन होती है, विच इज़ द पार्ट ऑफ माइनर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स फैमिली, इसको HLA-DM कहा जाता है। अच्छा, HLA जो है दिस इज ह्यूमन ल्यूकोसिटिक एंटीजन। ठीक है, ये MHC को ह्यूमंस के अंदर ह्यूमन ल्यूकोसिटिक एंटीजन कहते हैं, जो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स है। इसको आप जरा डिटेल में पढ़ें, MHC वाला पोर्शन है वो आप जरा पढ़ें इसमें। तो इसमें एक और प्रोटीन होती है माइनर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स, तो उसकी डिफरेंट प्रोटीन HLA-DM और हमारे पास बहुत सारी आती है। तो HLA-DM जो है ये फेगोलाइसोसोम में मौजूद होता है। तो ये क्या करता है कि MHC2 के अंदर जो क्लिप थी उसको छीन लेगा MHC से। ठीक है, उसको छीन लेगा और अपनी पेप्टाइड, इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है MHC2 की तरह, तो उसको छीन के अपने पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव के ऊपर बाइंड कर देगा। तो जैसे ही ये पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव के ऊपर बाइंड करेगा तो MHC2 का जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव है दैट इज नाउ एम्प्टी। तो वो अगर एम्प्टी है, इसका मतलब है कि दैट MHC2 कैन नाउ फिर टेक अप द पेप्टाइड, जो बैक्टीरियल पेप्टाइड, एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल पेप्टाइड जो है उसको अब उठा सकता है। तो DM क्या करेगा, इससे क्लिप छीन लेगा, इसका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव MHC2 का जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव दैट इज एम्प्टी। नाउ दैट MHC2 का जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव है इट विल पिक अप एनी पेप्टाइड, जो स्मॉलर हंड्रेड्स ऑफ पेप्टाइड बैक्टीरिया के बन गए उनमें से कोई पेप्टाइड उठा लेगा। तो जैसे ही वो पेप्टाइड उठाएगा तो थ्रू एन एक्सोसेटिक वेसिकल ये इट विल स्टार्ट इट्स जर्नी टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के ऊपर ये आके बाइंड कर जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे HLA-DM और उसमें, तो इसकी एक डिफरेंट डायग्राम शो करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप देखें, दिस इज क्लिप,
ये जो MHC2 जो है ये आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसके ऊपर क्लिप प्लेस्ड है, ठीक है। तो जैसे ही ये अच्छा, ये जो क्लिप है ये नॉर्मली लार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसकी प्रोटीयोटिक डिग्रेडेशन भी हो जाती है, तो आखिर में हमारे पास इनवेरिएंट आई रह जाता है, जिसको आई कहते हैं, इनवेरिएंट पेप्टाइड्स हैं। तो ये जो खैर क्लिप है दिस इज ए लार्ज मॉलिक्यूल, तो जैसे ही ये आया तो पहले इसकी प्रोटीयोटिक डिग्रेडेशन हो गई, सॉरी आई एम गोइंग अपोजिट डायरेक्शन। ये आई मॉलिक्यूल आता है नॉर्मली, इसको आई कहते हैं या CD74 इसको कहा जाता है। तो जैसे ही ये आता है फेगोलाइसोसोम के अंदर, तो फेगोलाइसोसोम के अंदर प्रोटीयोटिक डिग्रेडेशन होती है, और प्रोटीयोटिक डिग्रेडेशन जब होती है तो पीछे जो पोर्शन रह जाता है उसको क्लिप कहा जाता है, ठीक है। तो अब जिस तरह मैंने कहा कि MHC2 आया, इसके ऊपर क्लिप है, तो यहाँ पर MHC2 लाइक मॉलिक्यूल है HLA-DM। अब ये ग्रीन जो है दिस इज MHC2, और जो ऑरेंज है दिस इज HLA-DM विच इज MHC2 लाइक प्रोटीन, ठीक है, उसी की तरह है लेकिन MHC2 नहीं है, तो उसकी तरह की एक प्रोटीन है। तो अब ये HLA-DM क्या कर रहा है, इसने यहाँ से क्लिप छीन लिया और ये क्लिप उसने अपने ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो वो अगर खैर इसने क्लिप छीन लिया, तो अब क्या है कि पेप्टाइड एंटीजन मौजूद हैं, ये बैक्टीरियल के पेप्टाइड हैं जो कि पहले से फेगोसोम से बैक्टीरिया आया था और उसके बाद डिग्रेड हुआ था विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, तो ये वो पेप्टाइड है। तो अगर बैक्टीरिया के उससे MHC2 के ऊपर से अगर क्लिप चला गया है, तो अब क्या होगा, ये पेप्टाइड एंटीजन आके इसके ऊपर बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। और ये पेप्टाइड एंटीजन जब इसके ऊपर बाइंड करेंगे तो देन दिस MHC2 विल बी रिलीज थ्रू एन एक्सोसाइटिक वेसिकल। एक्सोसाइटिक वेसिकल बनेगा जो हमेशा सेल के बाहर की तरफ जाता है और आके इंटीग्रेट हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ दिस सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। दिस कैन बी ए डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज और बी सेल। तो अगर ये हो गया तो इसका आगे अब क्या होगा, आगे अब ये होगा कि ये स्मॉलर पेप्टाइड है और स्मॉलर पेप्टाइड है और ये क्या कर रहा है, MHC2 के ऊपर है, तो ये MHC2 उसको प्रेजेंट करेगा CD4 के साथ। ये हमेशा याद रखें कि MHC2 ऑलवेज इंटरेक्ट विद CD4, MHC1 ऑलवेज इंटरेक्ट विद CD8। तो ये क्या करेगा कि उसके साथ बाइंड कर जाएगा, MHC2 के साथ बाइंड कर जाएगा, सॉरी MHC2 के साथ नहीं बाइंड करेगा, ये MHC2 पेप्टाइड जो है इट विल बाइंड टू CD4 के साथ। CD4 किसके ऊपर होता है, ऑन द हेल्पर टी सेल, CD4 टी सेल जिनको हम कहते हैं। तो वो CD4 टी सेल्स फिर क्या करेंगे, दे विल हेल्प, वो क्या करेंगे, दे विल एक्टिवेट द बी सेल्स टू फॉर्म द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगी, एंड दे विल आल्सो एक्टिवेट द मैक्रोफेजेस जो उनको किल करेंगी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स इसी के ऊपर माउंट करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन था। तो टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करके और उसके खिलाफ एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करेंगे, और वो सेल्स फिर जब एक्टिवेट होंगे तो ज़ाहिर है ये पैथोजन, तो इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको पकड़ा था, तो आसपास दूसरे पैथोजन हैं वो रेप्लिकेट हो रहे हैं, इसी तरह के पैथोजन हैं, और जब एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यून रिस्पांस माउंट होगा दे विल जस्ट किल दैट पैथोजन। मैक्रोफेज अपने तौर पे किल करेंगे, इसिनोफिल अपने तौर पे करेंगे, और आपके जो बी सेल हैं वो अपने तौर पे एंटीबॉडीज करेंगे। तो इन सब की एक्टिवेशन कौन कर रहा है, टी हेल्पर सेल इनकी एक्टिवेशन कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी बी सेल की हम बात करें, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, तो एक और टर्मिनोलॉजी है विच इज़ कॉल्ड क्रॉस प्रेजेंटेशन। क्रॉस प्रेजेंटेशन जो है इसमें MHC1 आ जाता है, लेकिन होता ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये काम करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अक्सर जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये डेंड्रिटिक सेल नॉर्मली ये काम करते हैं, ये क्या करते हैं कि वायरस इन्फेक्टेड सेल को इंटरनलाइज कर देते हैं। जो आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल आपकी बॉडी का है उसको इंटरनलाइज करके स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर ये क्या करते हैं कि जो इसका प्रोटीन है उसको रिलीज कर देते हैं, और नॉर्मली उसको रिलीज करते हैं इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको लेके चले जाते हैं, और फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब चला जाता है उसके बाद वो प्रोटीन वापस आ जाती है इन द साइटोसोल में आती है। फिर वो प्रोटीन डील होती है थ्रू MHC1 पाथवे, और MHC1 पाथवे के थ्रू जब डील होती है तो सो देन दैट प्रोटीन कम्स अप ऑन द MHC1 सरफेस के ऊपर, ये MHC1 के ऊपर आ जाती है। जब MHC1 के ऊपर आती है तो फिर इसको CD8 को प्रेजेंट किया जाता है, और CD8 इसके खिलाफ एक्टिवेट किए जाते हैं। तो हमने जो भी तक बात की थी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की, उसमें हमने हमारा फोकस ये था कि जो प्रोटीन इंटरनलाइज हो रही है
उसको फेगोसोम, लाइसोसोम और वहाँ से करते करते MHC2 के ऊपर आती है। लेकिन क्रॉस प्रेजेंटेशन में ये होता है कि कुछ डेंड्रिटिक सेल क्या करते हैं कि ये इस प्रोटीन को लेके आ जाते हैं मतलब इस प्रोटीन को फेगोसोम से रिलीज कर देते हैं। रिलीज करके कहाँ छोड़ देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोड़ दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में। तो साइटोसोल में फिर जो भी प्रोटीन आती है दैट इज देन डेल्ट विद MHC1। अगर फेगोसोम के थ्रू आ रही है तो MHC2 पाथवे डील करेगा, लेकिन साइटोसोल में एक बार चली गई, नाउ इट इज आउट ऑफ MHC2 पाथवे। MHC2 पाथवे से बात निकल गई है, नाउ दैट प्रोटीन विल बी डेल्ट विद MHC1 पाथवे। तो वो प्रोटीन अब MHC1 के ऊपर आएगी, सरफेस के ऊपर, और MHC1 CD8 के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जब ये CD8 के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उन सेल्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और ये इस तरह जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं ये अक्सर औकात ये भी करते हैं कि एक साथ इसी प्रोटीन को MHC2 के ऊपर भी लेके आते हैं, और साथ साथ MHC2 के ऊपर उसी तरह लेके आएंगे, जिस तरह ये हमने लास्ट फिगर में डिस्कस किया कि क्लिप था, ये था, MHC2 गया, उसने वहाँ से फेगोलाइसोम से उठा दिया, उधर भी करेगा, साथ में उसको रिलीज करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर साइटोसोल, तो साइटोसोल से फिर MHC1 पाथवे। तो इस सेल के अंदर एट ए टाइम 2 पाथवेज एक्टिवेट हो रहे हैं, और वो पाथवेज MHC2 क्या कर रहा है कि हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, MHC1 क्या कर रहा है, साइटोटॉक्सिक। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्रॉस प्रेजेंटेशन और क्रॉस प्राइमिंग। तो इसमें ये होता है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है समटाइम एक साथ उसको इनगल्फ करके फिर वायरस के पार्टिकल्स को कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रेजेंटेशन। और MHC1 पाथवे किस तरह करता है ये हम आगे जाके जब MHC1 पाथवे के ऊपर आएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि MHC1 पाथवे किस तरह, जब साइटोसोल में ये आएगा तो किस तरह MHC1 पाथवे पर इसको डील करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप याद रखें कि मैंने भी डिस्कस किया कि जो पेप्टाइड है, बैक्टीरिया को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया और एक पेप्टाइड है वो फिर MHC2 के ऊपर आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमेशा वो MHC जो कि फेगोलाइसोसोम में, अगर वो MHC जो कि पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करेगा, अपने पेप्टाइड बाइंडिंग ग्लूव के थ्रू उसके साथ बाइंड करेगा, वो MHC हमेशा सरफेस के ऊपर आएगा। ठीक है, वो MHC हमेशा सरफेस के ऊपर आएगा। अगर कोई MHC2 किसी पेप्टाइड के साथ बाइंड नहीं कर सकता तो दैट वुड बी अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो आपके जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन वो MHC कि जिसने पेप्टाइड के साथ बाइंड कर दिया है, वो MHC जो होगा इट विल बिकम स्टेबल होगा, और देन इट विल कम टूवर्ड सरफेस। तो आपके सरफेस के ऊपर हमेशा, इसका मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि सरफेस के ऊपर जो MHC होगा वो पेप्टाइड के साथ होगा। ये नहीं हो सकता कि सरफेस के ऊपर MHC हो और उसके ऊपर पेप्टाइड ना हो। वो MHC जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल के अंदर ही फेगोलाइसोसोम में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यू वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट MHC2 ऑन द सरफेस व्हिच इज कैरिंग द पेप्टाइड। ये बात ध्यान में रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि जो आपकी कम्प्लेक्स एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं इनको स्मॉलर पेप्टाइड्स में डिवाइड किया जाता है, और एपिटोप लेवल तक स्मॉलर पेप्टाइड करके फिर एंटीजन लेवल तक उसको किया, और एंटीजन्स को भी डिग्रेड करके एंटीजन के ऊपर एपिटोप्स होते हैं। कि एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के ऊपर डिफरेंट एंटीजन्स होते हैं और एंटीजन्स के ऊपर डिफरेंट एपिटोप्स होते हैं। तो ये जो डिवीजन या इसकी ट्रिमिंग होती है तो ये एपिटोप लेवल तक हो जाती है कि एपिटोप्स इसके सेपरेट हो जाते हैं सारे। तो ये सारे एपिटोप्स जो हैं दे डोंट हैव द एबिलिटी टू बाइंड टू MHC2, मतलब सारे इस तरह नहीं कर सकते, कुछ एपिटोप्स बाइंड करते हैं, और वही एपिटोप जो MHC2 के ऊपर बाइंड करेंगे वही सरफेस के ऊपर आएंगे, और सरफेस के ऊपर वो आएंगे तो उन्हीं के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स, जाहिर है वो फिर टी हेल्पर सेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे और टी हेल्पर सेल उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करेंगे। तो इम्यून रिस्पॉन्स माउंट होगा तो फिर उन्हीं के खिलाफ होगा। तो वो जो एपिटोप्स होते हैं उनको हम इम्यूनोडोमिनेंट एपिटोप कहते हैं। ये फिगर जो है इसको शो कर रही है कि दिस इज मल्टीपल पॉसिबल एपिटोप्स। ये एक एंटीजन है, इसके ऊपर बहुत सारे एपिटोप्स हैं। ठीक है, तो जब ये सेल के अंदर गया, इसको एनगल्फ किया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, तो ये एपिटोप सेपरेट हो गया, ये एपिटोप सेपरेट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेपरेट एपिटोप है, ये इसी से निकले हैं, इसके पार्ट्स बने ना। तो अब इसमें देखें ये ब्राउन एपिटोप है और ये ब्लू एपिटोप है। तो ब्राउन एपिटोप जो है
ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये MHC2 के साथ बाइंड करके सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। इनको हम इम्यूनोडोमिनेंट एपिटोप कहते हैं। ये ब्लू जो है ये MHC2 के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो ये बाइंड नहीं कर रहा, तो ये इसका मतलब एक सरफेस के ऊपर नहीं आएगा। तो सरफेस के ऊपर कौन सा आ रहा है? ये ब्राउन, जिसको हम इम्यूनोडोमिनेंट एपिटोप कहते हैं। यही जाके CD4 सेल को एक्टिवेट करेंगे, CD4 सेल की बहुत कॉपीज बनेगी और इसके खिलाफ जाके CD4 T सेल जो है B सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और इम्यून रिस्पॉन्स फाउंड होगा। सो दैट एपिटोप्स of the extracellular pathogen which are binding to the MHC2, they are called immunodominant epitope and immune system is mounted against these epitopes. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद MHC1 पाथवे शुरू करते हैं। वेलकम बैक। अभी हमने डिस्कस किया क्लास 2 MHC पाथवे फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ वेसिकुलर एंटीजन। अभी डिस्कस करेंगे क्लास 1 MHC पाथवे फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ साइटोसोलिक प्रोटीन। तो क्लास 1 MHC पाथवे में हमेशा साइटोसोलिक प्रोटीन्स जो हैं प्रोसेस की जाती हैं, और साइटोसोलिक प्रोटीन जो हैं दे आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। तो आपके जो सेल है, इसका जो अंदर का लिक्विड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड साइटोसोल, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनल सस्पेंड होती हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स भी इसके अंदर सस्पेंड होती हैं। तो साइटोसोलिक प्रोटीन जितनी भी हैं दे आर डेल्ट विद द MHC1 पाथवे। अब साइटोसोलिक प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन आती हैं? तो उसमें एक तो हमारे पास मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन है तो यूर ओन बॉडी प्रोटीन्स, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं है तो उसमें फिर आपकी फॉरेन प्रोटीन्स आएंगी। तो फॉरेन प्रोटीन जो कि आपके साइटोसोल में रेप्लिकेट करती हैं वो कौन सी होती हैं? दे आर वायरसेस। जो कि वायरसेस जाहिर है टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहे कि ऑल द वायरसेस दे रेप्लिकेट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर अब बैक्टीरिया है वो सेल के बाहर रेप्लिकेट करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में करते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट जितने भी हैं तो ये उसके बाहर करते हैं, और जब बाहर करते हैं तो इनको एक्स्ट्रा सेलुलर कहा जाता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को नॉर्मली आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनगल्फ करके, और MHC2 पाथवे हमने डिस्कस किया। तो जो प्रोटीन्स आपके साइटोसोल में होती हैं तो जाहिर है वो प्रोटीन्स होंगी कि जो बाहर से आई हैं, सेल के अंदर रेप्लिकेट कर रही हैं। तो वो हमारे पास जितने भी वायरस हैं, ऑल द वायरस रेप्लिकेट इनसाइड, तो उनकी प्रोटीन्स आपके साइटोसोल में होंगी, नंबर 1। नंबर टू में ये है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की बात यहाँ पर दोबारा आएगी। तो उसमें ये है कि जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेगोसाइटोज, अगर बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन था, आपके किसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसको फेगोसाइटोज किया, और वो पैथोजन जो है जाहिर है फेगोसाइटोज जब किया तो उसको फेगोसोम के अंदर इनगल्फ किया जाता है, फिर बाद में लाइसोसोम आकर उसको ऐड करते हैं, फिर MHC2 पाथवे तक जाता है। तो खैर फेगोसोम और अब अच्छा अक्सर औकात क्या होता है कि वो जो प्रोटीन होती है, मेरे जहन में एक पॉइंट आ गया जो कि आई थिंक आई मिस्ड इट इन द स्टार्ट, एंड में डिस्कस करना है, तो उसको नोट कर लेता हूँ। साइटोटॉक्सिक, जी अच्छा, ये मैंने नोट कर दिया, आखिर में डिस्कस करूँगा। तो अक्सर प्रोटीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने। अब हम MHC1 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये MHC2 पाथवे वाली चीज़ आ रही है इसमें कि किसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया कि बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, फेगोसोम में ट्रैप किया, इससे पहले कि लाइसोसोम आके इसको ऊपर ऐड करते हैं और इसको MHC2 पाथवे के थ्रू डील किया जाता, ये बैक्टीरिया फेगोसोम से एस्केप कर जाता है और इट कम्स इनसाइड द साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर जाहिर है फेगोसोम से निकलेगा तो साइटोसोल में ही आएगा, क्योंकि बाहर तो सारा साइटोसोल है, फेगोसोम इज सस्पेंडेड इन द साइटोसोल। तो साइटोसोल में अगर ये आ गया तो नाउ इट विल बी डेल्ट एज द MHC1 पाथवे, इट विल बी डेल्ट एज ए साइटोसोलिक एंटीजन। इसको अब एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन के तौर पे डील नहीं किया जाएगा, इसको अब साइटोसोलिक एंटीजन के तौर पे डील किया जाएगा। ये दूसरी कैटेगरी होगी। और तीसरी कैटेगरी साइटोसोलिक प्रोटीन्स की कौन सी है जो कि MHC1 के थ्रू होती है? उसमें आपकी बॉडी की अपनी प्रोटीन जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी कर ली है। जब कोई प्रोटीन आपकी लाइफ पूरी कर देती है तो उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, और डिग्रेड के बाद उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स भी जो होती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, और वो भी आपके MHC1 के ऊपर सरफेस के ऊपर आती है। तो
हालांकि उनका मकसद ये नहीं होता कि इम्यून सिस्टम टारगेट करे, इम्यून सिस्टम कभी आपकी अपनी प्रोटीन्स को टारगेट नहीं करता, बट दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस की MHC1 के ऊपर। तो इसके थ्रू आपके इम्यून सिस्टम को पता लगता है कि सेल के ऊपर अपनी प्रोटीन्स हैं, दैट इज नॉर्मल। जब उनको फॉरेन प्रोटीन नजर आएगी देन दे विल बी टारगेटेड। तो ये जो MHC1 पाथवे है, इसके थ्रू ये तीनों टाइप्स की प्रोटीन, और एक और प्रोटीन भी है कि द प्रोटीन विच आर नॉट फोल्डेड प्रॉपर्ली। अक्सर औकात एक प्रोटीन आपकी बॉडी में बनती है तो उसकी फोल्डिंग होती है, तो अक्सर वो फोल्डिंग अगर ठीक तरीके से ना हो तो उसका फिर क्या होता है कि उसके साथ फिर यूबिक्विटिन अटैच हो जाता है और प्रोट्यूसोम के थ्रू उसको फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये 3 किस्म की प्रोटीन्स आपके साइटोसोल के अंदर होती है और इनको डील किया जाता है थ्रू MHC1 पाथवे। MHC1 पाथवे के थ्रू इनको डील करते हैं। डायग्रामेटिकली इसको देखें तो ये देखें आपका कोई सेल है और उसके अंदर साइटोसोल है, ये सारा साइटोसोल है, ठीक है। साइटोसोल के अंदर, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, गोल्जी बॉडीज और ये सारी मौजूद है। तो साइटोसोल में क्या हम अभी जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया कि साइटोसोलिक प्रोटीन्स को इस पाथवे के थ्रू डील किया जाता है। तो साइटोसोल में कौन कौन सी प्रोटीन है अभी मैंने डिस्कस किया कि एक तो वायरस की जो मतलब ज़ाहिर है न्यूट्री मटेरियल वो करता है तो उसकी प्रोटीन्स बनती हैं वायरस की, तो वो प्रोटीन साइटोसोल के अंदर मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उसमें आपकी यहाँ पर अगर मैं शो कर दूँ, दिस इज ये नंबर 1 कि आपकी वायरल प्रोटीन है, और ये नंबर 2 ये आपकी अपनी बॉडी प्रोटीन है। इसको मैं मतलब ये वायरल प्रोटीन है, उसको किया तो यहाँ पर मेरे ख्याल इस डायग्राम में शो नहीं किए हुए हैं बॉडी जोन प्रोटीन, वो उसमें नहीं शो किया, बट दे आर आल्सो। ये नंबर 2 जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर ये नंबर 2 के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। जब भी हम MHC1 पाथवे की बात करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको वो करा दूँ, MHC आप जब स्टडी करेंगे यू विल नो कि MHC1 जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी के जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं उसके ऊपर MHC1 मौजूद होता है। और MHC2 जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होता है, सारे न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर ये नहीं होता। इट कैन बी कंडीशनली प्रेजेंट ऑन एंडोथेलियल सेल्स और उनके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये उसके ऊपर होता है। तो अभी हम जब MHC1 पाथवे, जब मैंने MHC2 पाथवे की बात की थी तो मैंने बताया था कि दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज एंड बी सेल्स वो हो सकता है। अभी मैं जब MHC1 पाथवे की बात कर रहा हूँ तो MHC1 पाथवे में दिस सेल, ये सेल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसके अंदर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, दिस कैन बी एनी न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ योर बॉडी, दिस कैन बी any cell inside your lungs, this can be any cell on the skin, this can be any cell inside your liver, कोई भी सेल आपकी बॉडी का हो सकता है, ठीक है। और दिस कैन बी एनी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि मैंने कहा ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर ही मौजूद होता है, तो दिस कैन बी प्रेजेंट ऑन एनी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जो पहला केस था उसमें इट कैन बी एनी न्यूक्लिएटेड सेल, कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल है। लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी में बता रहा हूँ कि जिसमें वो बैक्टीरिया जिसको इनगल्फ किया गया था फेगोसोम में MHC2 पाथवे के थ्रू उसको डील करना था, लेकिन इट हैज़ एस्केप्ड और एस्केप होके ये निकल गया है, और कहाँ पे आ गया, फेगोसोम से निकल के इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ साइटोसोल, ठीक है। तो साइटोसोल के अंदर ये आ गया। तो जब ये साइटोसोल के अंदर आ गया है तो अच्छा, इसमें हमारे पास एग्जांपल है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन, दिस इज ए बैक्टीरिया, और उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनगल्फ करते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि एक एंजाइम है रिलीज करता है लिस्टेरियोलाइसिन, और लिस्टेरियोलाइसिन क्या करता है, ये फेगोसोम को डिग्रेड कर देता है, तो ये बैक्टीरिया आ जाता है साइटोसोल में। तो अब ये साइटोसोल में आ गया, सो नाउ इट विल no more be dealt as the extracellular pathogen through MHC2 pathway. Now it will be dealt as cytosolic antigen through MHC1 pathway. अब साइटोसोल में है, ये अब MHC2 पाथवे की डोमेन से निकल गया है, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ MHC1 पाथवे डोमेन, तो इसको MHC1 पाथवे के डोमेन को, सो द प्रोटीन एंटीजन ऑफ इंजेस्टेड माइक्रोब ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल, ये यहाँ पर हमारे पास आ गया है।
तो नॉर्मली साइटोसोल में जितनी प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ होता क्या है, जो आपकी अपनी बॉडी प्रोटीन्स हैं, या अभी हम इन दोनों का जिक्र फिलहाल छोड़ देते हैं, ये जो हमने डिस्कस की कि वायरल प्रोटीन्स और वो प्रोटीन जो कि फेगोसोम छोड़ के आएंगे। आपकी नॉर्मल बॉडी प्रोटीन जो कि अपनी लाइफ पूरी कर देती हैं, दे आर अटैक्ड विद यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन एक प्रोटीन है जिसके साथ उनको टैग किया जाता है, ठीक है, जितनी भी साइटोसोल अब आपकी अपनी बॉडी प्रोटीन है, तो यूबिक्विटिन के साथ इनको टैग किया जाता है, और ये वो प्रोटीन है जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी की हुई है, ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन नहीं है। ये एक किस्म का नेचुरल मैकेनिज्म है, जैसे ही कोई प्रोटीन लाइफ पूरी कर देती है, यूबिक्विटिन उसको टैग करता है। यूबिक्विटिन जब उसको टैग करता है, दैट इज ए काइंड ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर दैट प्रोटीन, कि अब ये यूबिक्विटिन के साथ टैग हो गई, तो अब वो एक जो आपका ऑर्गेनेल है प्रोटियोसोम, उसके थ्रू जाएगा और उसको डिग्रेड करेंगे। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। तो आपकी बॉडी की अपनी प्रोटीन जो कि अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है, इसके अलावा वो प्रोटीन जो कि नई बनी है और उसकी फोल्डिंग सही नहीं हुई, वो भी यूबिक्विटिन उसको टैग कर देता है, और यूबिक्विटिन जिस प्रोटीन को टैग कर देता है, दैट इज द डेथ सेंटेंस फॉर दैट। इसके अलावा जो वायरल प्रोटीन्स हैं उसको भी यूबिक्विटिन टैग कर देता है, और जो आप दूसरी प्रोटीन जो कि बैक्टीरिया के थ्रू फेगोसोम के थ्रू आ रही हैं, उनको भी यूबिक्विटिन टैग कर देता है। तो यूबिक्विटिन जिस प्रोटीन को टैग करता है, देन दैट प्रोटीन बिकम्स visible for an organelle in your cell which is called proteasome. अब जो प्रोटियोसोम है, इट इज़ द लार्ज मल्टी प्रोटीन एंजाइम कम्प्लेक्स। ये मल्टी प्रोटीन एंजाइम कम्प्लेक्स है। ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन यूबिक्विटिन के साथ टैग है और वो इसके साथ इन कंटेक्ट आती है, तो ये उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो जाहिर है वायरल प्रोटीन के साथ यूबिक्विटिन हुआ, तो यूबिक्विटिन अब इट इज़ विजिबल टू प्रोटियोसोम विच इज़ द प्रोटीन ईटर। ये प्रोटीन को खाता है और स्मॉलर पार्ट्स में। तो ये जो प्रोटीन ईटर है प्रोटियोसोम, ये उसी प्रोटीन को रिकग्नाइज कर सकता है विच इज टैग्ड विद यूबिक्विटिन। अब ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन ये अगर यूबिक्विटिन के साथ टैग हैं, तो फिर जाके ये बाइंड हो जाएंगे प्रोटियोसोम के साथ, और प्रोटियोसोम इज ए सेल ईटर, इसको खा जाएगा। जब इसको खाएगा तो स्मॉलर पार्ट्स में करेगा। तो ये प्रोटीन जो, अच्छा इससे पहले इनको अनफोल्ड किया जाता है, ठीक है। फिर जब प्रोटियोसोम में आते हैं उससे पहले अनफोल्ड होती हैं। अनफोल्ड मतलब है कि फोल्डेड स्ट्रक्चर के बजाय ही आते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, द थ्रेडेड फॉर्म, मतलब है कि अनफोल्ड हो गए हैं। तो उस तरह ही गुजरेंगे और उसके बाद स्मॉलर पेप्टाइड्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। यू कैन सी दिस ब्राउन पेप्टाइड्स। तो ये दीज पेप्टाइड्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस प्रोटीन। तो जैसे ही प्रोटियोसोम इनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करता है, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर एम आई मिसिंग समथिंग, मुझे ऐसे लग रहा है कि आई मिस समथिंग हियर। आई थिंक इट्स ओके, अब याद आ गया तो कर लेंगे। तो प्रोटियोसोम से ये गुजरेंगे एंड दे विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अब MHC2 वाले में क्या हो रहा था कि वहाँ पर बायस एनगल्फ किया गया, फेगोसोम था, फेगोसोम को लाइसोसोमल एंजाइम के साथ एक्सपोज किया गया, और लाइसोसोमल एंजाइम ने ये काम किया कि इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पर वो प्रोटीन जो कि यूबिक्विटिन के साथ टैग है, उसको प्रोटियोसोम, वो वाला काम जो लाइसोसोमल एंजाइम आप कर रहे थे MHC1 पाथवे में, ये काम प्रोटियोसोम कर रहा है। तो प्रोटियोसोम क्या कर रहा है, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, जो पॉइंट मैंने मिस किया वो ये था कि ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं कि जो प्रोटियोसोम के बगैर ही स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं। जो मेजॉरिटी है प्रोटियोसोम उनको करता है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं कि वो साइटोसोल के अंदर ही साइटोसोलिक प्रोटीएसेस होते हैं, वो उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज़ नॉट 100% नेसेसरी कि प्रोटियोसोम ही करेगा। इन सम केसेस cytosolic proteases are also degrading the cytosolic proteins without the help of proteasome। ये पॉइंट मैंने मिस किया था। तो अब हमारे पास साइटोसोल के अंदर जो आपके साइटोसोलिक प्रोटीन्स हैं, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, उनको स्मॉलर पेप्टाइड्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो एक स्टेप तो यहाँ तक हो गया, ये आप यहाँ तक याद रखते हैं। अभी हम फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके बाद आएंगे कि इन प्रोटीएस के साथ क्या होगा। कि अब इस लेवल तक क्या हो गया है कि जो ये 3 कैटेगरीज हैं प्रोटीन की, वायरल प्रोटीन, बैक्टीरियल प्रोटीन जो कि फेगोसोम से एस्केप कर गई, या आपकी बॉडी की अपनी प्रोटीन जो लाइफ पूरी कर गई है या उनकी फोल्डिंग नहीं हुई, तो वो प्रोटीन स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं, ठीक है। आधा काम MHC1 पाथवे का हो चुका है, अब आधा काम और साइड से होना है।
तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह मैंने पीछे डिस्कस किया MHC2 पाथवे में कि आपकी बॉडी की जितनी भी प्रोटीन्स हैं दे आर मेच्योर्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे ये मेच्योर होती हैं। और फिर मैंने बताया कि MHC2 प्रोटीन्स भी वहाँ पर मेच्योर हो रही हैं। तो जिस तरह MHC2 प्रोटीन हो रही है, इस तरह MHC1 प्रोटीन भी जो है ये भी यहाँ पर ही मेच्योर हो रही है। ठीक है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही मेच्योर हो रही है। लेकिन MHC2 और MHC1 की मेच्योरेशन का जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपको याद होगा कि MHC2 प्रोटीन जब मेच्योर हुई थी तो उसके अंदर MHC2 जब मेच्योर हुई थी उसके अंदर एक इनवेरिएंट पेप्टाइड चेन प्लेस की गई थी CD74, जिसको कहा जाता है आई के नाम से, जो हमने पीछे डिस्कस की थी। लेकिन MHC1 के अंदर कोई पेप्टाइड चेन प्लेस नहीं हुई। यू कैन सी राइबोसोम्स हैं, दे आर ट्रांसलेटिंग द प्रोटीन्स और इसकी पेप्टाइड्स बन रही हैं, चेन बन रही है, अल्फा चेन इसकी बन रही है। और वो अल्फा चेन क्या कर रही है, MHC1 में ट्रांसलेट हो रही है। तो MHC1 MHC2 बनता तो उसके अंदर क्लिप प्लेस कर दिया जाता, लेकिन MHC1 बन रहा है तो उसके अंदर कोई क्लिप प्लेस नहीं हो रही। तो ये चीज़ अपने जहन में, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं एट द एंड बताऊंगा आपको, बल्कि मैं लिख देता हूँ इसको, मैं मिस न करूँ। हाँ, तो जैसे ही MHC1 मेच्योर हुआ उसके अंदर क्लिप प्लेस नहीं किया गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। प्रॉब्लम ये है कि जब MHC2 मेच्योर हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो MHC2 ने क्या करना था, इसका फंक्शन क्या है, इट हैज़ टू पिक द एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजन। एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजन को, ये बात गौर से सुने कि MHC2 जब मेच्योर होता है तो इसने एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजन को पिक करना होता है। तो एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजन जो है कहाँ पे होता है, फेगोसोम से आ रहा है, फेगोलाइसोसोम में डिग्रेडेशन हो रही है। सो you know that all the extracellular pathogens are inside the फेगोलाइसोसोम में मौजूद है। तो वो तो उसके लिए तो इजी है काम, वो MHC2 जाए और फेगोलाइसोसोम में और वहाँ से पिक कर ले। जो आपके इंट्रासेलुलर पेप्टाइड साइटोसोलिक पेप्टाइड है, तो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया, इट इज़ डिस्पर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे, अब ये MHC1 के लिए मुश्किल है कि अपनी प्रोटीन MHC1 ने जिस तरह मैं स्टार्ट में बताया था कि साइटोसोलिक प्रोटीन्स को उठाते हैं, तो MHC1 के लिए ये चीज़ मुश्किल है कि वो अपनी प्रोटीन उठाए, क्योंकि उसको पता नहीं है उसकी प्रोटीन कहाँ है, इस कोने में पड़ी है, उस कोने में पड़ी है। तो इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल समझा देता हूँ कि दो सिनारियो मैं आपको बताता हूँ, और दोनों सिनारियो का मिशन एक ही है। आई एम ए टीचर और मैंने आपकी क्लास के स्टूडेंट से मिलना है, सारे स्टूडेंट से आई वांट टू मीट देम। अब अचानक ज़रूरत पड़ गई है, तो अगर लॉकडाउन से पहले क्या होता था कि आपकी क्लासें हो रही होती थी, तो आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस और आई सी दैट MPhil सेकेंड की जो क्लास है 11 बजे इनकी क्लास रूम नंबर 4 में लगी हुई है। आई नो इस टाइम सारे स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद होंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिनारियो। और इस सिनारियो में क्या है कि आई एम द MHC2 एंड आई नो कि जिनसे मैं मिलना चाह रहा हूँ वो उस टाइम सारे 11 बजे का टाइम है, दे आर प्रेजेंट इन रूम नंबर 4 अटेंडिंग ए लेक्चर ऑफ सम टीचर, किसी टीचर के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मेरे लिए मिलना आसान है सारों से एक जगह पे। मैं अपने ऑफिस से उठूंगा, आई गो टू यूर क्लासरूम और वहाँ पे आके सारे आप मेरे सामने होंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिनारियो। मैं MHC2 हूँ, मुझे पता है आप लोग कहाँ हो और मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये दिस इज हैपनिंग इन MHC2 पाथवे। अब जो दूसरा सिनारियो है वो थोड़ा ट्रिकी है। उसमें क्या है कि आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस और अचानक मुझे ख्याल आ गया कि मैंने MPhil सेकेंड वालों से मिलना है। तो मैं चेक करता हूँ तो कोई क्लास नहीं है। अगर आप लोगों की कोई क्लास नहीं है तो क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट आपके बाहर ग्राउंड में बैठे होंगे, कुछ बाहर कैंटीन में बैठे होंगे, कुछ आपकी जो गर्ल्स हैं दे आर सिटिंग इन द गर्ल्स हॉस्टल, और कुछ बॉयज़, अब ज़ाहिर है यू आर डिस्पर्स्ड ऑल ओवर, कुछ अपने घरों को चले गए साथ, कोई शिनक्यारी चला गया, कोई मानसरा चला गया। तो अब इस केस पे क्या होगा कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक साथ आप लोगों से मिलूं। तो अब मैंने आप लोगों से मिलना है, तो व्हाट वुड बी द ईजीएस्ट सोल्यूशन। ईजीएस्ट सोल्यूशन ये होगा
कि ऑल ऑफ यू आर इन टच विद यूर सी आर, तो मैं आपके सी आर को मैसेज करूँगा और सी आर से कहूँगा कि आई वॉन्ट ऑल द क्लास इन हाफ एन आवर इन माई ऑफिस बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट देम। तो सी आर क्या करेगा, उन सबको मेरी क्लास में मेरे ऑफिस में लेके आएगा। सो दिस इज द सेकंड सिनेरियो, दिस इज द MHC1 पाथवे। तो पहले मैं MHC2 में निकल रहा था, क्लास में जा रहा था और फेगोलाइसोसोम में जा रहा था, वहां से उठा रहा था। अब जो दूसरा ये जो सिनेरियो है, इसमें क्या है कि आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस इज वेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम MHC1। तो इसमें ज़्यादा अच्छा ये होगा कि साइटोसोलिक प्रोटीन्स को लाया जाए MHC एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहाँ पे MHC1 मैच्योर हो रहा है, तो इसके अंदर ही लाया जाता है। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलता, फेगोलाइसोसोम नहीं है, ये यहाँ पर ही रहेंगे, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहेंगे, पेप्टाइड्स को इनके पास लाया जाएगा। ठीक है, तो ये मसला हल हो गया कि अगर साइटोसोल में डिस्पर्स थे, अब इनको लाया जाएगा। तो इनको किस तरह लाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ MHC1 MHC2 नहीं बन रहे, बहुत सारी प्रोटीन्स आपकी बन रही होती हैं, और वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही होती हैं एंड दे आर लीविंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। की जैसे ही कोई प्रोटीन बनती है वो बाहर की तरफ आती है। तो ओवरऑल इन्फ्लक्स क्या है कि चीज़ें बाहर की तरफ निकल रही हैं। जब चीज़ें बाहर की तरफ निकल रही हैं तो किसी चीज़ को अंदर लेके आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब आप किसी मतलब इसकी मैं एक डिफरेंट एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप लोगों की क्लास ख़त्म हो रही हो तो उस टाइम सारे स्टूडेंट बाहर निकल रहे होते हैं, तो ऐसे मौके पे क्लास के अंदर कोई जाना चाहे तो उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं सारे। तो ये एक मसला आता है कि सारी प्रोटीन्स बाहर की तरफ निकल रही हैं, लेकिन आप एक प्रोटीन को अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, किस तरह लेके जाएंगे, क्योंकि इनफ्लक्स बाहर की तरफ है। तो इसके लिए एक और सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ टैप, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। अब ये टैप जो है, ये एक प्रोटीन है, इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज ए काइंड ऑफ चोर दरवाज़ा, कोई चोर दरवाज़ा है सेपरेट। तो ये क्या करेगा कि ये सिर्फ उसके लिए सिर्फ प्रोटीन बाहर नहीं निकल सके, छुपा हुआ दरवाज़ा है, इसके थ्रू ये प्रोटीन्स को अंदर लेके आएगा। तो टैप असल में क्या करता है कि ये अगेंस्ट द इन्फ्लक्स आपके जो साइटोसोलिक प्रोटीन है, इनको लेके आ जाता है इनसाइड योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों मसले हल हो गए। ठीक है, साइटोसोलिक प्रोटीन्स जिनको ढूंढना मुश्किल था, और दूसरा इन्फ्लक्स के अगेंस्ट लाना, दोनों मसले हल हो गए विद द हेल्प ऑफ टैप। टैप क्या करेगा, इस प्रोटीन को कैच करेगा और रिलीज करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि अब ये इसके अंदर आ गया। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पेप्टाइड्स आ रहे हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रिमेंबर ओनली MHC1 यहाँ पे नहीं है, MHC2 भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन MHC2 विल नेवर टेक अप दिस एंटीजन। व्हाई? बिकॉज जब तक MHC2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहता है, उस टाइम तक MHC2 जो है उसके अंदर क्लिप प्लेस किया जाता है, इफ यू रिमेंबर, और वो क्लिप फिर उसके साथ जाता है फेगोलाइसोसोम में, और वहां पर जाके डीएन पर उसको छीनता है वहां से, तो वहां से वो फिर पेप्टाइड उठा सकता है। इसका मतलब है कि MHC2 विल नेवर बी एबल टू कैच द पेप्टाइड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन सा पेप्टाइड आ रहा है? साइटोसोलिक पेप्टाइड आ रहा है। ठीक है, फेगोलाइसोसोम वाला उधर ही रहता है, उसके अंदर वो बाहर नहीं निकलता, ये वाला पेप्टाइड आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इन सिंपल वर्ड्स कि MHC2 will never be able to catch the cytosolic peptide। साइटोसोलिक पेप्टाइड कहाँ जाएगा? MHC1 के ऊपर, जिसके ऊपर क्लिप प्लेस नहीं है। ये जो क्लिप वाला पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने जिस तरह कहा था कि ये स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको कहा था कि ये जो MHC एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर पिकिंग द दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर गाइडिंग योर इम्यून सिस्टम की इस चीज़ के खिलाफ। ये जो है आपका इंट्रासेलुलर एंटीजन है, और इंट्रासेलुलर एंटीजन जो है उसके खिलाफ इंटरसेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स उसको CD8 के पास लेके जा रहा है, और ये जो एंटीजन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, उसको CD4 के पास लेके जा रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये इम्यून सिस्टम गाइड कर रहे हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं कि क्लिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मेरी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रही है। इट इज़ ऑलमोस्ट 3 o'clock है, और इस टाइम में लेक्चर ले रहा हूँ, तो यू नो व्हाट आर गोइंग। लेकिन मैंने कहा आज क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना होगा, तो आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर दिस नाउ।
तो ये बात आप समझ लें कि ये जो पॉइंट मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये इम्यून सिस्टम को गाइड कर रहा है कि इंट्रासेलुलर इम्यून रिस्पांस माउंट करना है या एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यून रिस्पांस माउंट करना है। तो इसमें क्लिप का इंपॉर्टेंट रोल है। क्लिप का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि मतलब ये है कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन कहाँ पे है? फेगोलाइसोसोम में। इंट्रासेलुलर कहाँ पे आ रहे हैं? एट द एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो खैर क्लिप क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एकदम जाके MHC2 को ऑक्युपाई कर देता है, तो MHC2 यहाँ से नहीं उठा सकता, वो फिर जाके फेगोलाइसोसोम से उठाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये जो क्लिप है ये MHC1 के ऊपर नहीं जा रहा, MHC1 के ऊपर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि जो आपके साइटोसोलिक एंटीजन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ रहे हैं दे विल ऑलवेज बी कैरिड बाय MHC1। सो सिंपल क्या हुआ कि एक्स्ट्रा सेलुलर ऑलवेज कैरिड बाय MHC2 एंड इंट्रासेलुलर ऑलवेज कैरिड बाय MHC1। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा सेलुलर MHC2 के है तो एक्स्ट्रा सेलुलर विल ऑलवेज बी प्रेजेंटेड टू CD4 एंड इंट्रासेलुलर विल ऑलवेज बी प्रेजेंटेड टू CD8। तो CD8 के पास जो चीज़ चली गई CD8 उसको इंट्रासेलुलरली डील करेगा क्योंकि उसने हाईजैक सेल को किल करना है। और CD4 के पास चली गई उसने एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करना है, बी सेल्स, eosinophils, मैक्रोफेजेस को करना है। So this is how the antigen processing and presentation is helping your immune system and guiding it which type of immune response it should mount। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नहीं आता तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए थे कि MHC मैच्योर हुआ। तो MHC जब मैच्योर हुआ तो MHC1 की मैं बात करूँ, MHC1 मैच्योर हुआ और पेप्टाइड जो है ये टैब के थ्रू आ रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड दीज पेप्टाइड्स विल बी प्लेस्ड ऑन MHC1। तो MHC1 के ऊपर प्लेस हो गई। नाउ MHC1 जो होगा ये गोल्जी ऑपरेटिस के थ्रू जाएगा और गोल्जी ऑपरेटिस विल रिलीज इट इन द एक्सोसिटिक वेसिकल। MHC1 along with this peptide और इंडोसिटिक वेसिकल के थ्रू ये आ जाएगा सरफेस के ऊपर और सरफेस के ऊपर आ जाएगा और इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द सरफेस। अब सरफेस के ऊपर जब डिस्प्लेड होगा फिर उसका आगे फंक्शन क्या होगा? अब फंक्शन ये होगा कि MHC1 के ऊपर है तो MHC1 विल इंटरेक्ट विद CD8। CD8 किसके पास है? साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर। सो नाउ साइटोटॉक्सिक टी सेल विल रिकॉग्नाइज दिस एंटीजन और जब इसको रिकॉग्नाइज करेगा तो फिर ये परफोरेंस, ग्रेन्जाइम, ग्रेनुलाइसिस रिलीज करेगा और इट विल इंड्यूस द एपोप्टोसिस ऑफ दिस सेल। किस तरह करेगा ये आगे जाके करेंगे कि परफोरेंस विल फॉर्म द स्मॉल पोर्स इन द बॉडी इन दिस सेल और ग्रेन्जाइम्स विल एंटर द सेल, they will enter the nucleus and induce the apoptosis inducing उसको stimulate the apoptosis inducing gene और वो जब apoptosis inducing gene जो अर्ली है वो होगा तो सेल एपोप्टोज हो जाएगा। सेल एपोप्टोज हो जाएगा तो सेल के अंदर जितने भी इंट्रासेलुलर कोई पैथोजन अगर है तो दैट विल बी किल्ड। अब ये बात याद रखें कि साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट उसी टाइम होंगे when this viral peptide is coming up on MHC1 or this bacterial peptide present in cytosol is coming on the MHC1 उसके ऊपर आ रहा है तो तय उसके बाद ये इसको किल कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका अपना प्रोटीन जो आपकी अपनी प्रोटीन्स हैं जिस तरह मैंने बताया प्रोटीन्स विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ पूरी कर दी है, वो प्रोटीन हो या वो अनफोल्डेड प्रोटीन हो ये आपकी सेल्फ प्रोटीन है तो ये MHC1 के ऊपर आएंगी तो CD8 विल नॉट टारगेट देम। दे विल सी कि इट इज़ द ओन बॉडी प्रोटीन, दे विल नेवर बी एक्टिवेटेड क्योंकि जितने भी टी सेल, इट इज़ नॉट द केस फॉर साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल के लिए भी ऐसा होता है कि आपकी अपनी जो बॉडी प्रोटीन्स हैं उनके खिलाफ ये कभी भी एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया कि सारा जो आपका साइटोसोलिक एंटीजन है जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वायरसेस हैं जो कि आपके सेल के अंदर, तो अगर वायरस की प्रोटीन आएगी तो ये सेल डैमेज हो जाएगा एट द एंड। इसके अंदर वायरस की प्रोटीन है MHC1 के थ्रू चली गई है, साइटोटॉक्सिक टी सेल इस सेल को ही एपोप्टोज कर देगा तो वायरल प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो असेंबली नहीं होगी, फिर आसपास दूसरे सेल बच जाएंगे तो ये सेल जो होगा दिस विल बी सेक्रीफाइस। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। दिस वाज द MHC1 पाथवे। आई होप मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की इसमें because I'm not 100% right now. This is not the time to be delivering the lecture. अच्छा, आगे जाते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन के क्या इफेक्ट होते हैं। फिर आपके जब एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो फिर क्या होता है, टी सेल्स क्या करते हैं। तो यहाँ पर वो जो मैं आप थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पॉइंट मुझसे मिस हो गया था स्टार्ट में, उसमें ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग
एंड प्रेजेंटेशन, उसकी एक दो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई कि ये इम्यून सिस्टम को गाइड कर रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि आपके जो टी सेल्स हैं दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, MHC1 और MHC2 के ऊपर। अब आपके बी सेल जो है दे कैन रिकग्नाइज योर एंटीजन, ये डायरेक्टली रिकग्नाइज कर सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन आपके जो टी सेल्स हैं, वेदर दे आर हेल्पर टी सेल, वेदर दे आर साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो ये डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं हो सकते। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं हो सकते, ये हमेशा उस टाइम एक्टिवेट होंगे जब जो प्रोटीन के स्मॉलर पेप्टाइड होंगे, और दोज पेप्टाइड्स मतलब इसकी कंडीशंस हैं। नंबर वन, ये फुल प्रोटीन के खिलाफ एक्टिवेट नहीं होंगे, ये स्मॉलर पेप्टाइड की वो प्रोटीन के पेप्टाइड बन चुका हो, फिर टी सेल उसके खिलाफ एक्टिवेट होंगे। और दूसरा, स्मॉलर पेप्टाइड के साथ नॉट एलोन, वो पेप्टाइड मौजूद हो या MHC1 के ऊपर या MHC2 के ऊपर, तो फिर ये इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ, फिर ये एक्टिवेट होंगे। अगर इसको वैसी कोई कार्बोहाइड्रेट वो तो करते ही नहीं है, लेकिन इसको कोई वैसी कोई एंटीजन नज़र आ गया तो ये एक्टिवेट नहीं होंगे। ये सिर्फ उस टाइम होंगे कि वो एंटीजन मौजूद हो, या आपके न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर हो, या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर हो, या MHC1 के ऊपर हो, या MHC2 के ऊपर हो, और स्मॉलर पेप्टाइड में हो। इसके अलावा कोई पेप्टाइड इनको नजर आएगा फ्री, या प्रोटीन नजर आएगी, दे विल नॉट बी एक्टिवेटेड। सो इन शॉर्ट वर्ड्स, द फंक्शन ऑफ टी सेल इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोसेस, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, कि MHC1 के ऊपर आए या MHC2 के ऊपर आए, फिर ही टी सेल एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये भी इसका इम्पॉर्टेंट वो है कि आपका जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोसेस, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, इसके थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई है कि क्या इफेक्ट होता है। अब ये जो पहली एग्जांपल ये है, ये इन्होंने MHC1 पाथवे का बताया हुआ है कि साइटोसोलिक एंटीजन है, और चूंकि एपोप्टोसिस की बात करें तो इसमें आपकी अपनी प्रोटीन नहीं है, दिस इज आइदर द वायरल प्रोटीन और द बैक्टीरियल प्रोटीन विच हैव एस्केप्ड द फेगोसोम। तो ये आ रही है MHC1 के ऊपर, MHC1 के ऊपर जब डिस्प्ले होगी तो इसके साथ MHC1 है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल जब इंटरेक्ट करेगा तो साइटोटॉक्सिक टी सेल का क्या काम है कि वो उसको, इस सेल को ही किल कर देगा। सो द किलिंग ऑफ एंटीजन एक्सप्रेस टारगेट सेल, कि वो टारगेट सेल जो कि एंटीजन को, फॉरेन एंटीजन को एक्सप्रेस करे, उसको किल करेगा। अगर इसके ऊपर कोई फॉरेन एंटीजन नहीं है और ये इसके ऊपर सारे MHC1 के ऊपर सेल्फ एंटीजन ही है, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल उसको टारगेट नहीं करेंगे। टारगेट उसी टाइम करेंगे कि इसके MHC1 के ऊपर फॉरेन एंटीजन हो। नंबर वन। नंबर टू क्या है, क्लास टू पाथवे है। तो क्लास टू पाथवे में डिफरेंट हमारे पास वो आ सकते हैं, दो कंडीशन है। एक ही मैक्रोफेज शो किया हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन को इनगल्फ कर रहा है और फिर उसको प्रेजेंट कर रहा है ऑन इट्स सरफेस थ्रू MHC2। तो MHC2 के ऊपर है, इट विल ऑलवेज इंटरेक्ट विद हेल्पर टी सेल जो रेड में शो किए गए। तो हेल्पर टी सेल क्या करेंगे, दे विल रिकॉग्नाइज, एक्टिवेट होंगे, प्रोलिफरेट होंगे, जो यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, और वो कॉपीज क्या करेंगी, दे विल रिलीज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या करेंगी, साइटोकाइंस जाके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे तो मैक्रोफेज एक्टिवेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फेगोसाइटोज एंटीजन। अब ये मैक्रोफेजेस हमेशा डिस्ट्रक्शन और किलिंग उस टाइम करते हैं जब ये एक्टिवेट हों, और एक्टिवेट हों ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे तो किल करेंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे तो किलिंग उस लेवल की नहीं होती। एक्टिवेट होते हैं फिर बहुत ज़्यादा किलिंग करते हैं। तो नंबर वन। नंबर टू क्या है कि दिस इज ए बी सेल विच इज आल्सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या कर रहा है, किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके, और ये बी सेल रिसेप्टर के थ्रू करता है, फिर इंटरनलाइज करता है, ये इसको एंडोसाइटोसिस करता है। एंडोसाइटोसिस एंटीबॉडी के साथ ही, एंटीबॉडी जो इसका सेल रिसेप्टर है उसके साथ ही उसको कर देता है। तो जब उसको इनगल्फ करता है तो इसको अब ज़ाहिर है एंटीजन प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन करेगा, फिर इसको MHC2 के ऊपर करेगा। अब ये जो MHC2 है ये क्या करेगा कि इट विल एक्टिवेट द हेल्पर टी सेल। MHC2 है ना, तो हेल्पर टी सेल के साथ कर रहा है, तो ये हेल्पर टी सेल इस पेप्टाइड के अगेंस्ट एक्टिवेट होगा, और जब एक्टिवेट होगा तो फिर ये साइटोकाइन रिलीज करेगा। साइटोकाइन रिलीज करेगा तो साइटोकाइन क्या करेंगे, ये बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, सी साइटोकाइंस। और जब बी सेल को एक्टिवेट करेंगे तो वो बी सेल एक्टिवेट होंगे, तो बी सेल एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, दे आर चेंज टू प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, दे स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन का हमारे पास वो आ जाता है सारा
कि क्या कर सकते हैं, एंटीजन प्रोसेस प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटेशन के बाद क्या क्या हो सकता है। तो इसको हम आगे डिटेल में भी करेंगे कि हाउ ए हाईजेक्ट सेल इज डैमेज एंड हाउ द मैक्रोफेजेस आर एक्टिवेटेड एंड हाउ द एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसको हमने आगे जाके डिटेल में भी करना है। तो दिस वाज MHC1 पाथवे। हाँ, एक और पॉइंट है कि MHC1 पाथवे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली आपके वायरसेस हैं और अच्छा, MHC1 पाथवे में आई हैव आल्सो मिस्ड अनदर पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि MHC1 पाथवे में मैंने वायरल एंटीजन का जिक्र किया, ठीक है। मैंने बैक्टीरियल एंटीजन जो कि फेगोसोम से एस्केप है उसका जिक्र किया, सेल्फ एंटीजन का किया, एक एंटीजन पर से मिस हो गया, और वो ये है कि कैंसर सेल्स, जो आपकी बॉडी में जो सेल कैंसरस हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक जो कैंसरस सेल है ये एक यूनिक एंटीजन एक्सप्रेस करते हैं साइटोसोल में, और वो एंटीजन क्या होता है कि विच वॉज नॉट द पार्ट ऑफ योर नॉर्मल सेल बट कैंसर सेल आर एक्सप्रेसिंग दैट एंटीजन, और उसको हम कहते हैं नियो एंटीजन, NEO, नियो एंटीजन। तो दिस इज नॉट, नियो कम्स फ्रॉम नियोप्लाजिया कैंसर, सो इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड बाय, क्या नाम है, नॉर्मल सेल नहीं करते लेकिन कैंसर सेल करते हैं, उसके खिलाफ साइटोक्सिक टी सेल एक्टिवेट होते हैं, तो ये भी आप उसमें शामिल करते हैं। आई हैव मिस्ड दिस पॉइंट। तो अच्छा, MHC1 पाथवे में हमने किया कि तो वायरल प्रोटीन्स हैं और वो बैक्टीरियल प्रोटीन विच हैव एस्केप द फेगोसोम, और वो तीसरी प्रोटीन जो कि फॉरेन है सेल्फ के अलावा, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि नियो प्रोटीन इन द कैंसर सेल। तो ये जब भी होते हैं तो ये MHC1 के ऊपर आते हैं, इनके स्मॉलर पेप्टाइड बन के MHC1 के ऊपर आते हैं, और फिर MHC1 क्या करता है कि इनको प्रेजेंट करता है साइटोक्सिक टी सेल के ऊपर, साइटोक्सिक टी सेल आके उसको किल करते हैं। तो अक्सर औकात क्या होता है कि बहुत सारे वायरसेस हैं या कैंसर सेल हैं, ये क्या करते हैं, दे इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ MHC1, ठीक है। ये क्या करते हैं कि अब ज़ाहिर है आपकी बॉडी है, ये वायरसेस हैं, वो आपके सेल को हाईजैक कर रहे हैं, तो वो हाईजैक कर रहे हैं और MHC1 के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही है सरफेस के ऊपर। अब सेल में क्या हो रहा है कि दिस इज़ योर नॉर्मल बॉडी सेल, आपकी बॉडी का कोई नॉर्मल सेल है, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। नॉर्मली क्या हो रहा है, दिस इज द सेल इन योर बॉडी, आपका अपना बॉडी सेल, एनी न्यूक्लिएटेड सेल। तो कोई वायरस आता है और वायरस क्या करता है, इसको अटैक करता है, इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है, तो फिर इसकी प्रोटीन बन रही होती है। तो ये आपकी बॉडी की मशीनरी को यूज़ कर रहा है टू मेक इट्स प्रोटीन, जिनकी असेंबली होती है और फिर वो करता है। अब होता क्या है कि वायरस ने आके इसको हाईजैक किया, इसको ज़रा फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, ज़रा फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रा आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि ये एक हाईजैक कर रहे हैं जो कि आके इस जगह को हाईजैक कर दिया इसने। तो इस जगह को इसने हाईजैक किया, ये जाके हाईजैक करके उसकी मशीनरी को यूज़ कर रहा है, और जैसे ही मशीनरी को यूज़ कर रहा है तो अचानक क्या होता है कि बाहर से इसके ऊपर एक बॉम्ब गिर जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है ये आप खुद सोच लें कि आखिर बॉम्ब कहाँ से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या कर रहे हैं, CTL में इसको साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ है कि वायरस आके इसको हाईजैक कर रहे हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल इसके ऊपर बॉम्ब गिरा देता है। अब ये वायरस ज़ाहिर है दे विल थिंक कि बहुत सारे सेल्स में ये चीज़ हो रही है कि वी आर अटैकिंग देम। अब ये हो नहीं रही, फिर वायरस आर नॉट थिंकिंग, ठीक है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक वो बना रहा हूँ, ये पॉइंट इसी बनाने के लिए कि वायरस आर थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है कि हम किसी सेल में भी जाते हैं, वहाँ पे हम अपना काम शुरू करते हैं और अचानक ऊपर से बम गिर जाता है, एंड देन दे वर्कआउट कि क्या हो रहा है। जब वो वर्कआउट करते हैं देन दे सी कि क्या हो रहा है कि हमारी जो प्रोटीन है, ये जो हमारी प्रोटीन है, इसको कोई उठा के लेके जा रहा है और बाहर मैसेज कन्वे कर रहा है, और बाहर मैसेज कन्वे कर रहा है तो बाहर साइटोटॉक्सिक टी सेल को पता लग गया, वो हमारे ऊपर बम गिरा देते हैं, हमारा जो ठिकाना होता है डैमेज, और फिर हम अपना सब कुछ तबाह हो जाता है, हमारी असेंबली नहीं हो पाती। तो वायरस नाउ थिंक दैट दिस इज द कल्प्रेट, ये जो हमने सेल की मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है, तो ये इसका कुछ करना है,
इसको हम कुछ करते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसको हम डैमेज करते हैं, इसको हम किल कर देते हैं, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी। तो अब क्या होता है, ये वायरस भी अक्सर करते हैं, कुछ वायरस इस तरह करते हैं, और आपके जो कैंसर सेल है वो भी एमएचसी के साथ इंटरफेयर करते हैं और एमएचसी के ऊपर फिर आपकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती। तो अक्सर वायरसेस क्या करते हैं, ये फिर एमएचसी1 को टारगेट करते हैं। एमएचसी1 को किस तरह टारगेट करते हैं, दे रिमूव एमएचसी फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो एमएचसी को रिमूव कर देते हैं। दे इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमएचसी जीन, कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन ही ना करो, कि जो आपके एमएचसी जीन है ये एक्सप्रेस ही ना हो, तो जाहिर एमएचसी1 बनेगा ही नहीं, तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन को भी स्टॉप कर देंगे या उसको एंडोप्लाज्मिक से रेटिकुलम से रिलीज करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वायरल पेप्टाइड के साथ इनका अटैक नहीं होगा। वायरल पेप्टाइड साइटोसोल में है, साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रही है, जहाँ से एमएचसी1 उठाता है। तो ये उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एमएचसी को रिमूव करेंगे, तो क्या मतलब उसका क्या होगा कि एमएचसी, जिस तरह मैंने बताया एमएचसी2 के केस में, और सेम इज फॉर द एमएचसी1 केस, कि ये पेप्टाइड उठाएगा तो इट विल बी स्टेबल। एमएचसी1 के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है, पेप्टाइड उठाएगा स्टेबल होगा, सरफेस के ऊपर आएगा। पेप्टाइड नहीं उठाएगा तो इट विल नॉट बी स्टेबल, स्टेबल नहीं होगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर इसको एमएचसी को आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिमूव कर दें तो क्या होगा कि इसका क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये फिर पेप्टाइड नहीं उठाएगा, दैट विल बी डैमेज्ड। और दूसरा, इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमएचसी जीन, की ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी, एमएचसी नहीं होगा, ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ब्लॉकिंग पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट बाय टीएपी ट्रांसपोर्टर, कि ये भी पिक कर देते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमारी पेप्टाइड्स को लेके जा रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि कोई चीज़ है जो कि हमारे पेप्टाइड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एमएचसी1 के पास लेके जा रही है, तो वो डिस्कवर करते हैं जिससे टैप, तो टैप को टारगेट करते हैं। जब टैप को टारगेट करते हैं तो ये तीन चीज़ें होंगी, तो इसका मतलब है कि एमएचसी विल नॉट बी एबल टू पिक द पेप्टाइड एंड कम ऑन सरफेस। इसका मतलब है कि इनकी इंफॉर्मेशन सरफेस पे नहीं जाएगी, सरफेस के ऊपर नहीं जाएगी, तो क्या होगा, साइटोक्सिक टी सेल्स को पता ही नहीं चलेगा। साइटोक्सिक टी सेल को किस तरह पता चलता है कि दिस सेल इज हाईजैक्ट, दे सी द फॉरेन एंटीजन ऑन एमएचसी1। तो एमएचसी1 जो कि मैसेंजर था, बाहर इंफॉर्मेशन लेके जा रहा था, साइटोक्सिक टी सेल को बता रहा था कि कम फॉर हेल्प, वी आर हाईजैक्ट, तो उनको अब पता नहीं चलेगा। एमएचसी1 उन्होंने दरमियान से सारी चीज़ें हटा दी हैं, उसका खाता गोल कर दिया है। तो अब क्या होगा कि ये जो सेल है, अब वह वायरसेस को टाइम मिल जाएगा टू अटैक दिस सेल, टू अटैक द सेल, उसकी मशीनरी को यूज़ करें, फिर असेंबली करके फिर निकलें बहुत सारे वायरसेस और जाके दूसरे सेल्स को डैमेज करें। तो ये काम नॉर्मली वायरस करते हैं। तो अगर कोई वायरस ये काम करने में कामयाब हो जाता है, इसका मतलब है कि और एक वायरसेस और अक्सर कैंसर सेल जो होते हैं वो भी एमएचसी1 के साथ इंटरफेयर करते हैं, और उसको फिर खैर कैंसर सेल के ऊपर एमएचसी1 के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं आती अक्सर इन सम केसेस। तो अगर ये चीज़ें होंगी, इसका मतलब है कि नाउ दे हैव एस्केप्ड द एमएचसी1 पाथवे। अब एमएचसी1 पाथवे को एस्केप कर दिया, अब आपका साइटोक्सिक टी सेल्स को टारगेट नहीं कर सकते। सो नाउ क्या हुआ कि आपकी जो वायरस है कि पहले आपकी बॉडी ने इंट्रासेलुलर पैथोजन के खिलाफ एक इम्यूनिटी बनाई, तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ कामयाब थी। दिस वॉज ए वेरी गुड स्ट्रेटजी कि इससे पहले वायरस रेप्लिकेट करे तो आपकी बॉडी उसको अटैक करे। तो लाइक बॉक्सिंग का मैच है, जो पहला राउंड आपकी बॉडी जीत गई कि एमएचसी1 पाथवे बना दिया और उसको आपकी बॉडी से किल किया, योर बॉडी 1 वायरस 0। फिर उसके बाद सेकंड राउंड शुरू हुआ, तो वायरस ने उसके खिलाफ स्ट्रेटजी बना दी, अब उसने आपके एमएचसी1 पाथवे को बाईपास कर दिया, उसको फ्लॉप कर दिया। सो नाउ द वायरस 1 एमएचसी1 1-1 स्कोर बराबर हो गया। तो अब क्या है कि अब आपकी बॉडी ने भी जाहिर ऐसी तो नहीं बैठेगी, उसने भी या उसके खिलाफ कुछ ना कुछ वो तो बनाना है। तो आपकी बॉडी के में इसके लिए एक बैकअप मैकेनिज्म है। अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल काम नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा, फिर ये किस तरह उसको टारगेट करेंगे। साइटोटॉक्सिक टी सेल अगर काम नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी में एक और टाइप के सेल है जो हमने डिस्कस किए थे, नेचुरल किलर सेल्स। अब नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं कि ये अटैक करते हैं उसको अब ये जो वायरस हाईजैक सेल है जिसने एमएचसी1 पाथवे को कर दिया। अब नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं कि ये वायरस अगर वो हो गया है, इसको थोड़ा टाइम मिल गया कि रेप्लिकेट करे। अब जो वायरस जब वो था
जब MHC1 पाथवे कर रहा था तो ये नॉर्मल सेल ही था, आपके इम्यून सिस्टम को पता चल जाता, नॉर्मल हेल्दी सेल होता था, आपके इम्यून सिस्टम को पता चल जाता कि इट इज़, मतलब ये है कि जिस तरह कोविड का इन्फेक्शन ले लें, आजकल बड़ी बात हो रही है कोविड के ऊपर, तो कोविड में अक्सर हेल्दी पेशेंट्स भी होते हैं और आप उसको अगर डिटेक्ट कर देते हैं, उसमें सिम्टम्स नहीं आए, दे आर इन्फेक्टेड, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। तो ये जो टेस्ट आप कर रहे हैं, दिस इज MHC जो आपको बता रही है कि दिस इज, तो वो जो जो कोविड का पेशेंट है, फिर आप क्या करते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं कि बाकियों को इन्फेक्ट ना करो। ये होता है ना कि है उसको ऊपर सिम्टम नहीं आए बट यू हैव आइसोलेटेड देम। सो ये पहला सिनेरियो है कि जिसमें MHC1 काम कर रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन आप उसको ये किल कर देता है इसको। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपका टेस्ट के थ्रू आपने चेक नहीं किया और उस वायरस को, कोविड को टाइम मिल गया और उसके अंदर सिम्टम्स आ गए। अब अगर उसके अंदर सिम्टम्स आ गए तो वो क्या करेगा कि बीमार हो जाएगा, सिम्टम्स आएंगे, जाहिर है खांसी, वो फिर वीकनेस, बुखार, आपको बाहर से पता चल जाएगा कि नाउ दिस इज सिक। तो उसमें अगर उसका टेस्ट ना भी हो तो आप बाहर से रीड कर सकते हैं कि ये सिम्टम तो सारे कोविड के हैं, ठीक है। तो ये काम साइटोटॉक्सिसिटी सेल नहीं कर रहे। जो पहला सिनेरियो मैंने बताया ना कि द पर्सन वाज हेल्दी, फिर आपने टेस्ट किया और वो टेस्ट का इक्विवेलेंट क्या है, MHC1 के थ्रू बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल उसने आइसोलेट कर दिया, डॉक्टर्स उसने आइसोलेट कर दिया। जो दूसरा सिनेरियो है, ये काम साइटोटॉक्सिक टी सेल नहीं करते, ये काम नेचुरल किलर सेल कर सकते हैं कि ये देख लेते हैं कि दिस सेल इज नाउ कंप्रोमाइज। तो नेचुरल किलर सेल क्या करेगा कि अब अगर ये बीमार हो गया, सिम्टम्स आ गए हैं, तो ये क्या करेगा कि इसकी जो इंटीग्रिटी है इट इज़ लॉस्ट। इंटीग्रिटी अगर इसकी लूज हो गई तो इसके अंदर कुछ ऐसी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हैं जो पहले हिडन थे, जिसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हुई, और आई हैव डिस्कस दिस। तो उसको फिर कौन सी चीज़ टारगेट करती है, नेचुरल किलर सेल। ये जो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम का लेक्चर है उसको आप रिव्यू करें। वो क्या करते हैं कि इन प्रोटीन को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर देते हैं, या फिर इन प्रोटीन के साथ एंटीबॉडी होती है तो उसको FC पोर्शन। तो नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं, ये फिर इसको जब इस स्टेज तक जाएगी, अगर इनकेस MHC1 काम कर रहे हैं तो बात स्टेज तक नहीं आएगी, साइटोटॉक्सिसिटी सेल इसको टाइम पे किल कर देगा। लेकिन अगर साइटोटॉक्सिसिटी से MHC1 पाथवे इफेक्ट हो गया तो अब आपकी बॉडी जो है इसको किल कर सकती है थ्रू नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल इज द बैकअप मैकेनिज्म। सो नाउ आपकी बॉडी का बैकअप मैकेनिज्म काम कर दिया, योर इम्यून सिस्टम टू क्या नाम है इसका, फिर वायरसेस या कैंसर 1, तो आपका बॉडी सेल जीत गया। तो दिस इज लाइक ए बॉक्सिंग गेम, पहला राउंड 1 जीत गया, दूसरा राउंड, तो ये 3 राउंड्स में आपके इम्यून सिस्टम 2-1 से जीत गया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। बड़े अच्छे मैंने आपको फिल्मी अंदाज में भी समझाया, मैंने आपको उसको भी समझाया, आई होप कोई वो नहीं होगा इसमें। अच्छा, अभी हम बस MHC1 पाथवे भी आई थिंक इट्स फिनिश्ड, आई होप नथिंग इज मिस्ड। Now I go towards antigen MHC1 pathway is finished. दूसरा ये है कि प्रेजेंटेशन ऑफ नॉन प्रोटीन एंटीजन टू सबसेट ऑफ टी सेल्स। मैंने अभी टी सेल्स का जिक्र किया और यहाँ पर मैंने कहा कि टी सेल की एक्टिवेशन के लिए ये पाथवे ज़रूरी है, MHC1 और MHC2 पाथवे। तो वो क्यों ज़रूरी है, मैंने कहा कि जो टी सेल्स हैं दे आर रिकग्नाइजिंग द पेप्टाइड एंटीजन प्रेजेंट इन MHC1 और MHC2, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, देयर आर सम एक्सेप्शंस। अब वो जो चीज़ें हैं दे आर मेजॉरिटी, 85-90% केसेस में द टी सेल रिक्वायर MHC। देयर आर सम एक्सेप्शंस, उसमें ये होता है कि नॉन प्रोटीन है वो, उसमें प्रोटीन एंटीजन थे, नॉन प्रोटीन एंटीजन आर आल्सो प्रेजेंटेड टू टी सेल्स, और उसके खिलाफ विदाउट द हेल्प ऑफ MHC1 और MHC2 वो एक्टिवेट हो सकते हैं। ये मैंने सिर्फ 2 ड्रा किए हुए हैं, नेचुरल किलर टी सेल्स, NK सेल जिनको कहा जाता है, और गामा डेल्टा टी सेल, ये 2 सबसेट्स हैं। अब नेचुरल किलर टी सेल क्या करते हैं, ये मतलब आपके जो सेल्स होते हैं, आपके अपने बॉडी सेल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक और मतलब अगर लिपिड एंटीजन है या ग्लाइकोलिपिड एंटीजन है, उसको अक्सर लेके आते हैं MHC1 लाइक मॉलिक्यूल जिसको हम CD1 कहते हैं, उसके थ्रू सरफेस के ऊपर लेके आते हैं। तो उसके थ्रू जब सरफेस के ऊपर लेके आते हैं तो उसके साथ फिर CD1 के साथ आपके नेचुरल किलर टी सेल्स इंटरेक्ट करते हैं, और नेचुरल किलर टी सेल क्या करते हैं, ये लिपिड और ग्लाइकोलिपिड
जो कि नॉन पेप्टाइड है। ये जो पहले दो पाथवेज में मैंने पेप्टाइड्स का जिक्र किया, दीज आर नॉन पेप्टाइड्स, तो उसके खिलाफ डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है। और एमएचसी और वो इंटरेक्शन, हालांकि कि एमएचसी और टी सेल रिसेप्टर CD4 और इसकी जो एक्टिवेशन है इज वेरी कम्प्लेक्स। इसके साथ एक्सेसिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके साथ एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे मिल के फिर एक्टिवेशन होती है। तो ये एक्टिवेशन उससे सिंपल है, डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो नेचुरल किलर टी सेल करते हैं। इसके अलावा गामा डेल्टा टी सेल्स भी करते हैं। गामा डेल्टा टी सेल्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम द साइटोक्सिक और आपके दूसरे सेल जो हैं हेल्पर टी सेल्स, इनके ऊपर जो टी सेल रिसेप्टर होता है दे हैव अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो गामा डेल्टा टी सेल उसी की तरह होते हैं, लेकिन इनका जो टी सेल रिसेप्टर होता है, इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम देम। दे हैव गामा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब वो जो थे उसके अंदर अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन थी और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन थी। इसके अंदर गामा पॉलीपेप्टाइड चेन है और डेल्टा है। और गामा डेल्टा टी सेल्स क्या करते हैं कि ये आपके लिपिड एंटीजेंस और इस तरह के वो डायरेक्टली उनके रिकग्नाइज कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एमएचसी, तो ये एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये थोड़ी उससे हट के थी MHC1 और MHC2 पाथवे एंटी प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन से, कि ये दो टाइप्स के सेल होते हैं, दे डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम द क्या नाम है, अच्छे टाइम पे फिनिश कर दिया, फिर फजर की अज़ान हो रही है। सो ये MHC1 MHC2 पाथवे के बगैर इस तरह कर सकते हैं। तो फजर की अज़ान स्टार्ट हो रही है, नाउ आई विल, अच्छा टाइम पे फिनिश हो गया लेक्चर। So these are the recommended books. I have uploaded the notes on the LMS, वहाँ से आप वो कर सकते हैं। और ये जो पहली बुक है इसमें से मेजर पोर्शन दिया गया है, और दूसरी बुक यू कैन रीड दैट टू, दैट इज़ वेरी बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है, तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द इंटरेक्टिव सेशन। So goodbye from my side and see you in the interactive session in the coming week.